एवरीवन, मैं हूं आपका एजुकेटर हितेश शर्मा और यू ऑल आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक सिंप्लीफाइड, जहां पर हम अलग अलग स्टैंडर्ड्स के और सब्जेक्ट्स के टेक्स्ट बुक को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में उसको समझ रहे हैं। और अभी फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर हम 11th गुजरात बोर्ड के इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बना दिए हैं। और इसमें फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन ये हमने स्टार्ट किया हुआ है, और जिसमें हमने सारे जो अलग अलग डेफिनेशंस दिए गए हैं वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट के द्वारा, उनको हमने डिस्कस किया है वन बाय वन। Now we will start with point 1.4, that is economic activity and non-economic activity. Most human beings perform several activities during a day. They meet friends, spend time in shops, engage in political discussions, watch television and films, and do much more. But all activities are not the subject matter of economics. Economics studies only economic activities. Hence it is important to understand the meaning of economic activity. मतलब ह्यूमन बींग्स जो हैं एक दिन में कई अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, जिनमें से सारे के सारे तो इकोनॉमिक होते नहीं हैं। जैसे अपने दोस्तों से मिलना, शॉप्स पे जाकर टाइम स्पेंड करना, या पॉलिटिकल डिस्कशंस करना, टेलीविज़न देखना, मूवी देखना। तो ये सारे के सारे इकोनॉमिक्स में स्टडी नहीं होते, क्योंकि इनका पैसों से या मनी से कुछ लेना देना नहीं था। इसीलिए इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी करता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी नहीं करता। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी: एक्टिविटी परफॉर्म्ड विद द पर्पस ऑफ गेटिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ इनकम्स इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड और फैक्टर्स एज वेल एज इन्वॉल्विंग कॉस्ट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इस उद्देश्य से, इस पर्पस से परफॉर्म किया गया है कि हमें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ इनकम, या जिसमें हम गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, जैसे बार्टर सिस्टम में होता था। भले ही मनी नहीं था वहाँ पे, लेकिन बार्टर तो होता था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स तो होते ही थे, सर्विसेज एक्सचेंज होते थे। और या तो कोई ऐसा फैक्टर जिसमें कॉस्ट इन्वॉल्व हो, तो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। Important aspects about an economic activity pertain to purpose of making economic gains, satisfaction of some want and involvement of exchange and cost. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, वो ये कि इसमें जो पर्पस होता है वो होता है इकोनॉमिक गेन कमाना, या वांट को सेटिस्फाई करना, या जिसमें कोई एक्सचेंज इन्वॉल्व हो, कुछ खर्चा, कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व हो। एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकता है ईटिंग इन अ रेस्टोरेंट, राइट। तो वहाँ पे आप बिल पे करोगे, वहाँ पे भी एक्सचेंज हो रहा है, वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, आप उनको पैसे दे रहे हो। वॉचिंग अ मूवी इन थिएटर, सेम हियर ऑल्सो यू आर टेकिंग द एंटरटेनमेंट, और बदले में आप उनको पैसे चुकाते हो। वर्क इन वंस ओन फार्म, अपने ही खेत में आप काम कर रहे हो, तो वहाँ अपना लेबर लगा रहे हो आप, है ना, और रिटर्न में क्या मिलता है आपको? आउटपुट मिलता है। गेट एम्प्लॉयड इन अ स्कूल टू टीच, स्कूल में हम एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, पढ़ाते हैं, बदले में सैलरी मिलती है। Thus, human requirements are plenty. Activity for fulfillment of a requirement through a transaction which involves cost and benefit on both sides is called an economic activity. तो human requirements तो plenty हैं, बहुत सारे human requirement है, और एक ऐसा एक्टिविटी जो उन्हीं रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए किया जाए, जिसके बदले हमें कुछ मिले या हम कॉस्ट इनकर करते हैं। तो दोनों साइड से बेनिफिट होता है, क्योंकि जब आप सर्विस देते हो तो बदले में आपको इनकम रिसीव होता है, तो सामने वाला भी बेनिफिटेड है आपकी सर्विस से, और आपको भी इनकम मिल रहा है, वो आपका बेनिफिट है। फार्मर्स, लॉयर्स, टीचर्स, एक्टर्स, गवर्नमेंट्स ऑल परफॉर्म द इकोनॉमिक एक्टिविटी। द फॉलोइंग चेन ऑफ एक्टिविटी इज अनदर एग्जाम्पल to clarify the meaning of economic activity. A farmer needs a motorcycle. In order to earn income to pay for the motorcycle, she works in her farm and sells the output for money. The seller of motorcycle who earns money by selling the motorcycle spends it to fulfill some other want. इसका देखो ये एग्जाम्पल ये समझा रहा है कि फार्मर है, उसको मोटरसाइकिल चाहिए,
जिसके लिए ऑब्वियसली उसे पैसे चाहिए होंगे, तो वो अपने फार्म में काम करती है, यहाँ पे एक लेडी है फार्मर, और अपने आउटपुट को सेल करती है जिसके बदले उन्हें पैसा मिलता है। उसी पैसे से वो मोटरसाइकिल ख़रीद लेती है, ठीक है। अब वो पैसा जो मोटरसाइकिल सेलर को जो मिला होगा उन पैसों से वो कुछ और ख़रीद सकता है, मतलब एक का एक्सपेंडिचर दूसरे का इनकम, ठीक है। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म विदाउट द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग इकोनॉमिक गेन इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. It does not involve exchange of benefits on both the sides of the transaction. For example, charitable activity or activities which are done out of love, affection, compassion, etc. These activities involve cost, but these costs are not incurred to get monetary or economic benefit in exchange. जैसे ये वो एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें कोई इकोनॉमिक गेन का पर्पस नहीं होता, ठीक है। ये एक मॉरल ग्राउंड पे किया गया एक्टिविटी होता है, या एज अ पार्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जाती है, राइट, एज अ पार्ट ऑफ लव अफेक्शन भी हो सकता है ना। तो जैसे चैरिटेबल एक्टिविटी है, हम चैरिटी करते हैं, कहीं डोनेट करते हैं, तो यहाँ हमारा पर्पस कोई इकोनॉमिक सेंस में तो है नहीं, ओके, और इसीलिए इन्हें हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिफरेंस समझ में आया होगा। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 1.5, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, माइक्रो और मैक्रो जो है वो इकोनॉमिक्स के ही दो अलग पार्ट हैं, ठीक है। मतलब हमने इकोनॉमिक्स को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। जैसे वर्ड से ही समझ में आता है, माइक्रो मतलब कोई चीज़ जो बहुत स्मॉल लेवल पे हो, और मैक्रो मतलब जो एक वाइडर लेवल पे हो। तो इकोनॉमिक्स का वो पार्ट जो इंडिविजुअल चीज़ों से डील कर रहा हो, जैसे इंडिविजुअल का इनकम, इंडिविजुअल फर्म का प्रोडक्शन, इंडिविजुअल मे बी एक्सपेंडिचर, वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। और इकोनॉमिक्स का वो पार्ट जो एग्रीगेट लेवल पे डील करता हो, जैसे नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट, राइट, तो वो जो नेशनल लेवल पे है, एग्रीगेट लेवल पर है, उन्हें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। तो उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक एनालिसिस इज डन टू स्टडी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स एज वेल एज टू स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल. Hence, for the purpose of analysis, the entire study of economics is classified into microeconomics and macroeconomics. मतलब कि जब भी हमें इकोनॉमिक एनालिसिस करना होता है, मतलब किसी चीज़ को जब एनालाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, राइट, तो हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी देखना पड़ता है और एग्रीगेट लेवल पर भी चीज़ों को देखना होता है। तो एनालिसिस पर्पस के लिए हम जब पूरी स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो उसे माइक्रो और मैक्रो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। Microeconomics is the study or analysis of individual unit of the economy. It studies the rational behavior of individual unit. तो जैसा मैंने आप ऑलरेडी बता दिया है कि माइक्रोइकोनॉमिक्स जो है वो एक ऐसी स्टडी है जहाँ पर इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी किया जाता है। जैसे मान लो कि शूज़ इंडस्ट्री है, ठीक है, अब उसमें बहुत सारे फर्म्स हैं जो शूज़ बनाते हैं, तो इसमें अगर हम सिर्फ बाटा की स्टडी कर रहे हैं, बाटा शूज़ की, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा, ठीक है। और इट स्टडीज़ द रैशनल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब ये कि इकोनॉमिक्स में हम ये मानते हैं कि जो भी बिहेवियर होता है, चाहे वो कंज्यूमर का हो, प्रोड्यूसर का हो, हमेशा वो रैशनली बिहेव करेगा, साइंटिफिक वे में बिहेव करेगा, और मतलब जो बेस्ट तरीका होगा वो अपनाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द इकोनॉमी, एंड माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस यूजेज द प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म टू एनालाइज हाउ इंडिविजुअल यूनिट्स मेक डिसीजन। मतलब ये इकोनॉमी के अंदर एक इंडिविजुअल यूनिट के बिहेवियर को स्टडी करता है, ओके, और ये प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म को यूज़ करता है, प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म टू एनालाइज हाउ इंडिविजुअल यूनिट्स मेक डिसीजन। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म क्या होता है। देखो, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, ठीक है। जब आप एडिशनल कुछ करते हो तो वो मार्जिनल कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने अभी एक कोई फर्म है, उसने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, कोई कमोडिटी का 10 यूनिट उसने प्रोड्यूस किया था, 100 रुपीज़ स्पेंड हुआ था। अब उसने मान लीजिए एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस किया, 11th यूनिट, तो हम बोलेंगे वो उसका मार्जिनल प्रोडक्ट है, ओके। अब इस 11th यूनिट को बनाने में मान लीजिए फर्म का जो है 20 रुपीज़ स्पेंड हुआ है, तो हम बोलेंगे ये जो 20 रुपीज़ है ये मार्जिनल कॉस्ट है।
मान लो इसको इन्होंने मार्केट में सेल किया 30 रुपीज़ में, तो हम बोलेंगे वो मार्जिनल रेवेन्यू है। तो मार्जिनल मतलब कोई चीज़ जब एडिशनल हो रहा हो। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हम इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या होता है कि एवरी इंडिविजुअल इज़ एडिशनल। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म यूज़ होता है ना, क्योंकि हम इंडिविजुअल यूनिट्स को हम स्टडी कर रहे हैं ना, इसलिए वो एडिशनल होता है, तो मार्जिनलिज्म का प्रिंसिपल यूज़ होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। द यूनिट ऑफ डिमांड एनालिसिस इज़ द कंज्यूमर दैट ऑफ सप्लाई एनालिसिस इज़ द फर्म। मतलब जब डिमांड एनालिसिस करोगे तो ऑब्वियसली डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर, तो कंज्यूमर के साइड से स्टडी हो रहा होगा। और जब सप्लाई एनालिसिस करते हो तो सप्लाई तो ऑब्वियसली फर्म ही करेगा ना, तो इसलिए सप्लाई साइड हो जाता है वो। एंड दैट ऑफ अ लेबर मार्केट इज़ लेबर। ओके, बिकॉज लेबर मार्केट की बात करो तो लेबर प्रोवाइड कौन करता है, लेबर प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से जब आप अलग अलग लेवल पे स्टडी करते हो, डिमांड एनालिसिस करने के लिए कंज्यूमर को स्टडी करना पड़ेगा, उसके बिहेवियर को स्टडी करना पड़ेगा। सप्लाई का एनालिसिस करने के लिए फर्म का बिहेवियर स्टडी करना पड़ेगा। वैसे ही लेबर मार्केट को एनालाइज करने के लिए लेबर का बिहेवियर देखना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू स्टेट एग्जाम्पल्स, सब्जेक्ट ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट इज द मार्केट इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल फॉर अ फर्म, marginal productivity and wage determination of labor as a factor of production are studied in the microeconomics. ओके, तो जैसे मान लीजिए कि हमें ये देखना है कि प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, तो हमें पता ही है कि प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करने के लिए हमें डिमांड सप्लाई को देखना होता है, राइट। फिर किसी फर्म का इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल क्या होगा, इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल मतलब वो लेवल फर्म का प्रोडक्शन लेवल जहाँ पर उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा होगा, उसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब हर एडिशनल वेरिएबल फैक्टर को जब हम प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं तो कितना आउटपुट जनरेट होता है, वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने 10 लेबर को किसी फार्म पे एम्प्लॉय किया था और 10 लेबरर्स मिलकर जो है 1000 kg प्रोड्यूस करते थे। अब हमने एक 11th लेबर को अपॉइंट किया और उसके अपॉइंट करने से 1000 kg से जो आउटपुट है वो बढ़कर 1100 हो गया। तो मतलब 11th लेबर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मानी जाएगी वो 100 kg की मानी जाएगी, क्योंकि उस 11th लेबर के आने से जो टोटल प्रोडक्शन था जो 1000 किलो था वो बढ़कर 1100 हो गया। तो मतलब एडिशनल जो लेबर था उसने कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, 100। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इसी को कहते हैं। एंड वेज डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर मतलब एक लेबर को कितना वेज मिलना चाहिए एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो वो भी उसके डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। ओके, अगर किसी भी फील्ड में अगर लेबर का सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो उस कंडीशन में उसका वेज रेट लो रहेगा। लेकिन अगर किसी भी फील्ड में डिमांड बहुत ज़्यादा है और लेबर की सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली उसका वेज रेट हाई रहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ सेट स्पेसिफिक scientific principles showing behavior of individual unit. Microeconomics studies issues which emerge from the entire economic setup and impact the entire economic setup. Okay, तो माइक्रोइकोनॉमिक्स उन इश्यूज़ को स्टडी करता है जो पूरे इकोनॉमिक सेटअप से जनरेट हो रहा हो और पूरे इकोनॉमिक सेटअप को इम्पैक्ट कर रहा हो। मतलब जनरेट भी इकोनॉमिक सेटअप से ही हो रहा है और उसका इम्पैक्ट भी इकोनॉमिक सेटअप पे ही हो रहा है। एग्जांपल जैसे नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है देश के अंदर, पॉवर्टी है, ग्रोथ रेट क्या है जीडीपी का, डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है पॉपुलेशन का। डेमोग्राफिक प्रोफाइल मतलब पॉपुलेशन का जैसे ग्रोथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, ये सब डेमोग्राफिक प्रोफाइल कहा जाता है। ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होता है। ओके, तो यहाँ पे याद रखना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल लेवल को स्टडी करता है। ओके, यहाँ पे याद रखना एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये एक्चुअली मैक्रो इकोनॉमिक्स है, राइट। तो इस चीज़ को आप प्लीज़ थोड़ा सा गौर करना कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ओके, ओके, तो इसलिए यहाँ पे याद रखना कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो पूरे इकोनॉमी लेवल पे चीज़ों को स्टडी करता है, राइट। ओके, एक मिनट है मुझे, राइट। तो इसलिए कोई भी नेशनल इशू है जैसे नेशनल इनकम को डिटरमाइन करना है या अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी करना है, पॉवर्टी है, ग्रोथ रेट, तो ये सब ऑब्वियसली आपको पूरे इकोनॉमी को स्टडी करके ही मालूम पड़ेगा कि देश के अंदर कितनी बेरोजगारी है, कितनी गरीबी है, ग्रोथ रेट क्या है नेशन का, क्योंकि किसी इंडिविजुअल की तो बात हो नहीं रही ना यहाँ पे,
इसीलिए कहा गया है कि जब आप नेशनल इश्यूज़ को लेते हो तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Macroeconomic analysis has helped to give principles for resource management to increase the national income, reduce the unemployment, poverty, inflation and so on। तो मैक्रोइकोनॉमिक्स एनालिसिस जो होता है वो हमें कुछ प्रिंसिपल्स देता है जिससे हम रिसोर्सेज को मैनेज कर सके। राइट, रिसोर्स को मैनेज करना मतलब यही कि ऑप्टिमम यूज़ करना रिसोर्स का, कि कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले। ओके, तो जिससे हमारा नेशनल इनकम बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जिससे अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आ जाए, पॉवर्टी में कमी आए। डेफिनेटली अगर एम्प्लॉयमेंट होगा, इनकम जनरेट होगा तो पॉवर्टी में कमी आ ही जाएगी। इन्फ्लेशन कितना हो रहा है, इन्फ्लेशन क्या होता है तो हमें पता है, प्राइसेस का बढ़ जाना लगातार। जब एक सस्टेन रेट पर प्राइसेस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन कहा जाता है। However, the behavior of individual economic unit impact the macroeconomic parameter and the macroeconomic parameter impact the decision of individual economic unit। बिल्कुल सही कह रहा है वो कि भले ही माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर चीज़ों को स्टडी करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो चीज़ों को एक एग्रीगेट लेवल पर, टोटलिटी के लेवल पर स्टडी करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट मैक्रो इकोनॉमिक्स को मतलब इफ़ेक्ट नहीं करेगा। इंडिविजुअल डिसीजन भी मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी इफेक्ट करेंगे। मतलब एग्जांपल के तौर पे जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगा। अब ये है तो एक सिंगल लॉ ऑफ डिमांड, लेकिन ये जो लॉ है वो पूरे इकोनॉमी के डिमांड को इम्पैक्ट तो करता ही है। वैसे ही इंडिविजुअल इनकम है माइक्रो लेवल की स्टडी, लेकिन इंडिविजुअल इनकम जो है उसी को ऐड करके तो नेशनल इनकम मिलता है। वैसे ही नेशनल लेवल पर कोई घटना घटती है तो उसका इम्पैक्ट इंडिविजुअल लेवल पे तो आता ही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पैंडेमिक सिचुएशन आया था, वो एक पूरे वाइडर लेवल पे आया था, लेकिन इसका इम्पैक्ट तो इंडिविजुअल इनकम पे हुआ ही था ना। तो यही है कि जो चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जा रही हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को ऑब्वियसली अफेक्ट करती हैं, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की चीज़ें हैं वो भी माइक्रो पे लेवल पे तो इम्पैक्ट उसका होता ही है। ठीक है, तो आई होप हमारे थर्ड पार्ट पे इतना बहुत रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। जो भी आपको कमेंट रिकमेंडेशन देने हो, कुछ आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्कस कीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू सो मच एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।